नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने एक वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। सरकार ने कहा, इसे लोगों का समूह बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 60% से अधिक वोट डाले गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, भारत को अपनी संस्कृति और जनजातियों पर गर्व है। केंद्र ने FM रेडियो चैनलों को मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूकों का प्रचार करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करने का परामर्श दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में क्रोएशिया और बेल्जियम तथा कनाडा और मोरक्को के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने आज एक वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आज का दिन यादगार है। श्री बागची ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का प्रमुख तत्व G20 को जनता के निकट ले जाना और इसे जनता का G20 बनाने की कोशिश करना है। A key element of our presidency will be taking the G20 closer to the public and trying to make our presidency truly a people's G20. Citizen engagement and large-scale participation through various Jan Bhagidari events are planned throughout the year. As you know, earlier in the day, we had a special University Connect event. The interest of students actually bodes well for our efforts at engaging the youth in G20 activities. We are also involving school students through special G20 sessions. भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने आज नई दिल्ली में मंडी हाउस चौक पर G20 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री अमिताभ कांत ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता बड़ी जिम्मेदारी है। GDP का 85% G20 से आता है, करीब 78% ट्रेड यहाँ से आता है, 2/3 जनसंख्या दुनिया की G20 से। हम इसको एक्शन ओरिएंटेड, इंक्लूसिव, रिफॉर्म ओरिएंटेड और फॉरवर्ड लुकिंग हम इसको करेंगे। जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया के आगे, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और सबके साथ मिलकर कंसेंसस से G20 को आगे ले चलेंगे। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम में लद्दाख विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय ने विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया है। कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी से बातचीत में लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर S.K. मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन पर विशेष प्रकोष्ठ और पर्वत अनुसंधान संस्थान भी शुरू किया है। Focus on climate change and relevant areas. University has got climate change cell also. They are also starting Mountain Research Institute. This is very relevant to University of Ladakh and Ladakh. So it is a good opportunity for our youth. They can excel and show their capabilities to the world. So that is the aim of University of Ladakh. जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कन्हैयालाल श्रीवास्तव ने G20 की भारत की अध्यक्षता को देश के युवाओं के लिए उत्साहजनक बताया है। मुख्य उद्देश्य G20 में जो विश्वविद्यालय या युवाओं को जोड़ने का है, वो ये है कि ये सारे के सारे युवा शक्ति इस G20 के मूवमेंट्स में किसी भी तरीके से पूरी दुनिया को एक समझे, जो भारत का उद्देश्य है। और G20 का भी यही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 जनवरी से वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता संभालेगा। भारत को 7 दिसंबर 2017 के दिन वासेनार व्यवस्था का 42वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारत के निर्यात नियंत्रण प्रशासन में प्रवेश से परमाणु अप्रसार क्षेत्र में हमारे देश की साख बढ़ेगी। हालांकि भारत परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है। श्री बागची ने कहा कि भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का कार्यभार भी संभाल लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुपक्षवाद जैसे या आतंकवाद के मुकाबले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
गुजरात में आज पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान 60% से अधिक मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें नजर आ रही थीं, जो इस बात का इशारा कर रही थीं कि वोटरों में इस बार पहले चरण के चुनाव के लिए कितना उत्साह है। मतदान शुरू में धीमा रहा, लेकिन शाम होते होते मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें नजर आईं और लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। इनमें राज्य सरकार के मौजूदा 14 मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व गुजरात मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार विधायक रहे कुंवर जी बावलिया, गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, मोरबी से कांतिलाल अमृतिया, रिवाबा जडेजा, प्रमुख कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता रह चुके अर्जुन मोढवाडिया, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और गुजरात में आम आदमी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष गोपाल इटालिया शामिल हैं। अहमदाबाद में अपर्णा खुंद के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, जामनगर। इस बीच गुजरात में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का जोश दिखाई दिया। एक रिपोर्ट। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो कर रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नरोडा गांव से शुरू हुआ 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो आज अहमदाबाद के 13 विधानसभा क्षेत्र और गांधीनगर के 1 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए साबरमती में समाप्त होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजापुर और कलोल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और साणंद में भव्य रोड शो किया। कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, जगदीश ठाकुर, कन्हैया कुमार और अशोक गहलोत ने आज उत्तर और मध्य गुजरात में विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पार्टी नेता राघव चड्ढा, भगवंत मान और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी आज राज्य में विभिन्न स्थानों पर रोड शो किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और तैनाती के निर्देशों और आचार संहिता के उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। इस बीच रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने पर कांग्रेस ने नवाब काजिम अली खान को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। वे 1996 से 2017 तक लगातार 4 बार विधायक रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने औपचारिक रूप से नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। देश को अपने जनजातीय समुदाय और आदिवासी संस्कृति पर गर्व है। श्री धनखड़ ने नागालैंड के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी। इस महोत्सव की थीम है दिस इज नागालैंड। महोत्सव में नागालैंड की अनूठी संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों से मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूकों का प्रचार करने वाले विभिन्न गीतों का प्रसारण बंद करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। इस प्रकार के उल्लंघन पर नियमों और शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने बताया है कि 2010 से 2021 के बीच एचआईवी संक्रमण की वैश्विक औसत में 32% की गिरावट के मुकाबले भारत की वार्षिक दर में 46% गिरावट आई है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज वीडियो संदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि लोगों को एड्स के उन्मूलन के लिए समावेशी और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस नीति का मूल उद्देश्य प्रतिष्ठानों में एचआईवी एड्स संक्रमित और उससे प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करें, उनकी गरिमा और उनके अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित करना है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नाक से दी जाने वाली विश्व की पहली और भारत निर्मित कोविड वैक्सीन को सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। ये 18 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्थानों की सोसाइटी की बैठक में ये बात कही।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वैक्सीन के विकास और नैदानिक परीक्षण को कोविड सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नवंबर में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। ये लगातार 9वां महीना है जब मासिक जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष नवंबर में 1,31,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी संग्रह हुआ था, जबकि इस वर्ष नवंबर में 11% की वृद्धि हुई। नवंबर में केंद्रीय जीएसटी के रूप में कुल 25,681 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी के रूप में 32,651 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 185 अंक के उछाल से 63,284 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54 अंक बढ़कर 18,812 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 22 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा मूल्य 53,025 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था। चांदी 63,140 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $87.70 प्रति बैरल के आसपास रहे। रेलवे की माल ढुलाई और आय में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच वृद्धि दर्ज की गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई में 8% वृद्धि हुई। इस दौरान 978.72 मीट्रिक टन की माल ढुलाई की गई। इस अवधि में माल ढुलाई से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में इस समय ग्रुप एफ में क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पहले हाफ में दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर हैं। दूसरे मैच में कनाडा और मोरक्को आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक पहले हाफ में मोरक्को ने 2-0 की बढ़त बना ली है। हाकिम जीत ने चौथे और यूसुफ एन नेसिरी ने 23वें मिनट में गोल किया। देर रात ग्रुप ई में जापान का मुकाबला स्पेन से और कोस्टारिका का सामना जर्मनी से होगा। एक रिपोर्ट। ग्रुप ई से अंतिम 16 में पहुंचने के लिए चारों टीमों के पास भरपूर मौके हैं। अंक तालिका में 4 अंकों के साथ स्पेन शीर्ष पर है। जापान और कोस्टारिका 3-3 अंक लेकर दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। जर्मनी महज 1 अंक के साथ आखिरी स्थान पर है। शानदार फॉर्म में चल रही स्पेन की टीम जापान के साथ ड्रॉ खेलकर भी नॉकआउट का टिकट कटा सकती है। वहीं जर्मनी को हराकर बड़ा उलटफेर कर चुकी जापान की टीम स्पेन को हराकर ही अंतिम 16 में पहुंच सकती है। उधर टूर्नामेंट में कमजोर नजर आ रही जर्मनी को कोस्टारिका पर जीत के साथ ही जापान की हार की भी जरूरत है, जबकि स्पेन की हार की सूरत में कोस्टारिका ड्रॉ के साथ भी अगले दौर में पहुंच जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कल समावेशन संगोष्ठी का आयोजन करेगी। खेल विभाग में सचिव सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के एशिया ओशिनिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक केनी ली संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल विकसित किया है। राष्ट्रपति भवन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सप्ताह के 5 दिन बुधवार से रविवार तक लोग राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। सरकारी अवकाश के दिन ये बंद रहेगा। राष्ट्रपति भवन देखने के लिए सवेरे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 2 से 3, 3 से 4 बजे तक का समय रहेगा। लोग राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय परिसर को भी देख सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली। सरकार ने कहा, इसे लोगों का समूह बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, 60% से अधिक वोट डाले गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, भारत को अपनी संस्कृति और जनजातियों पर गर्व है।
केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों को मादक पदार्थों, हथियारों, गैंगस्टर और बंदूकों का प्रचार करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करने का परामर्श दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में क्रोएशिया और बेल्जियम तथा कनाडा और मोरक्को के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।